वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो आपकी परीक्षा होनी है, इससे पहले हमने सिलेबस पे बात कर ली है डिटेल में, किस तरीके से कौन कौन से विषय हैं और कितने अंकों में पूछे जाते हैं, इस पे बातचीत हो चुकी है। तो पुराना जो आपका वीडियो है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है उपलब्ध हो जाएगी। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इतिहास का जो पोर्शन लगा हुआ है उसमें आपकी 5 प्रश्न आते हैं, यानी कि 5 अंकों के 5 प्रश्न आते हैं। और उनमें जो आपका हिस्ट्री का पूरा डिवीज़न है, यानी कि एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, तीनों जो पोर्शंस हैं हिस्ट्री के बड़े तौर पे जो निकल के वहाँ पे जो विषय आते हैं, काफ़ी जो फेमस विषय हैं, वहाँ से प्रश्न आपके उठाए जाते हैं। यानी कि पूरी हिस्ट्री से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री में, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से आपके प्रश्न बनेंगे, यानी कि यहाँ से निश्चित है आपका प्रश्न बनना। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पे पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं बनने हैं। पूरी तरीके से समझेंगे कि कैसी सभ्यता रही, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें मिली, किस तरीके के अवशेष मिले और कैसा इस पूरी सभ्यता का विकास रहा, कब तक रहा, पतन कैसा रहा और क्या क्या वहाँ से मिला। इन तमाम विषयों पे हम बातचीत करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यानी कि उधर आपका पाकिस्तान से लेकर भारत में कहाँ कहाँ पे इसके जो क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ से अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके परिचय को लेकर अगर हम बातचीत करें तो यह सभ्यता लगभग जो है 25 BC, यानी कि अगर मोटा मोटा आप देखें तो ये जो सभ्यता है ये 2500 BC से आपका 1700 BC तक आएगा। यानी 1700 BC जो है ये समय इसके पतन का समय है, यानी यहाँ पे सभ्यता लुप्त होती हुई हमें दिखाई पड़ती है। लुप्त होने के कई कारण बताए गए हैं, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपकी 1 to 1 परीक्षा में बनते हैं और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की जो पेट की परीक्षा है वहाँ पर भी बनना निश्चित है। तो यहाँ लिखा है कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कहने की बात की गई है 2500 BC का जो समय था, उस समय पाकिस्तान और पश्चिमी भारत, वहाँ का जो क्षेत्र था, वहाँ पर ये जो सभ्यता है वो हमको इसका जो उत्तरोत्तर रूप था, यानी कि परिपक्व रूप था, वो हमें दिखाई पड़ता है। यानी कि मैच्योर सभ्यता दिखाई पड़ती है। यानी कि सभ्यता की जब बात आती है, यानी कि जब सिविलाइजेशंस की बात आती है, तो वर्ड सिविलाइजेशंस में हम कई सभ्यताएं पढ़ते हैं, सुमेरियन पढ़ते हैं, अन्य सभ्यताएं पढ़ते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरीके से भिन्न है और विशेष है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। इसीलिए इसका जो ये जो विषय है ये परीक्षाओं में भी रखा जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी। यानी कि वहाँ की अगर जल निकास की व्यवस्था की बात हो, वहाँ के मकानों की बात हो, वहाँ की दुर्गों की बात हो, वहाँ की स्नानागारों की बात हो, अन्नागारों की बात हो, वहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें हमको इतने समय पहले दिखाई पड़ती हैं, यानी कि जैसे कि वहाँ पे पशुपति महादेव की जो मुहर मिलती है, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति मिलती है, तो उससे उस समय के विकासशील जो मानवीय व्यक्तित्व था, जो वहाँ के मानव समाज था, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये जो सभ्यता है ये विशेष है, इसीलिए परीक्षाओं में, अधिकतर परीक्षाओं में आपको हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगरों की खोज हुई। यानी कि 1920, यानी कि अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो 1921 में आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। कौन करता है? दयाराम साहनी करते हैं, जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। यानी कि जो इस समय का पाकिस्तान है, वहाँ का जो पाकिस्तान के अंतर्गत जो आपका पंजाब का जो क्षेत्र वहाँ पे आता है, वहाँ पे रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा शहर बसा हुआ है, हड़प्पा नगर बसा हुआ है। यानी कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे बसा हुआ है या फिर स्थित है, हड़प्पा कहाँ पे है, इस लोथल कहाँ पे है। ऐसे आपके प्रश्न 1 to 1 बनते हैं कि जो ये नगर है ये इस समय तत्कालीन कहाँ पे है। ऐसे आपके प्रश्न सीधे बनते हैं। तो हड़प्पा से जब आपका पूछा जाएगा तो आपको बताना है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, हड़प्पा का समय हो गया 1921 और मोहनजोदड़ो का हो गया आपको 1922। राखलदास बनर्जी खोज करता रहे हैं आपके मोहनजोदड़ो के, जिसको मृतकु कटीला कहा गया है। तो ये आपको कुछ मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की जो है खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की।
यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग है, यानी कि जो ऑफिशियल आपका इंडियन गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, यानी कि संस्थान है कह सकते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके जो उस समय के डायरेक्टर थे यानी कि जनरल जॉन मार्शल, उन्होंने सन 1924 में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी खोज की घोषणा की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पता है किस तरीके से 1921 के आसपास, 20 के आसपास ही किस तरीके से जो उत्खनन का काम शुरू होता है अलग अलग जगहों पे, और काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिसका जो सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है। यानी कि उत्खनन का काम आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का, वो काफ़ी बाद तक चला है और इस समय भी चल रहा है, और कई चीज़ें प्राप्त भी होती हैं जैसा कि आपको पता है। सिंधु घाटी के चरणों की अगर बात की जाए, जैसा कि आपको पता है, मोटे मोटे सिंधु घाटी सभ्यता के 3 फेजेस हैं, 3 चरण हैं, स्टेजेस हैं। यानी कि प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता की बात की जाए तो 3300 BC से 2600 BC तक इसका समय है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता की बात की जाए, यानी कि मैच्योर हड़प्पाई सभ्यता की बात, जैसा कि मैंने कहा 2500 BC के आसपास, यानी कि उस समय आपको जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे विकसित रूप दिखाई पड़ता है। यानी कि 2600 BC से यहाँ पे लिखा हुआ है 1900 BC, मोटा मोटा यहाँ पे दिया हुआ है 3 स्टेजेस में। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता वो 1900 BC से आपका रखा गया है 1300 BC तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 स्टेजेस हैं। यानी कि प्रश्न आपका अगर परीक्षा में बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने चरण हैं, तो 3 चरण है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण और विशेष बातें। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है। यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ से 1 लाइनर बनेगा कि कौन सा हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, तो उसमें ऑप्शंस होंगे प्रारंभिक या परिपक्व या फिर उत्तर, तो आपको उसमें बताना होगा। जैसे कि आपको पता है 3 चरण हैं, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण जो है वो हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया है, यानी कि वहाँ की लोकेशन की यहाँ पे बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि प्रारंभिक हड़प्पाई जो चरण है वो किससे संबंधित, तो हाकरा चरण से संबंधित है। हाकरा जो नदी है और जो घग्गर हाकरा नदी घाटी है, वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया हाकरा चरण जो है उसका स्थान जो है चिन्हित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 BC के समय का मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हड़प्पाई जो स्क्रिप्ट थी, लिपि जिसमें जैसे लिपि की बात की जाए, जैसे कि हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी लिपि का अपना मेथड है, अपना गणित है, अपना मैथ है। उसी तरीके से हड़प्पाई सभ्यता का जो अपना गणित था, यानी कि उनके लिखने की या उनके अपने विचार प्रकट करने की जो शैली थी वो अलग थी, लिखने के माध्यम से दिखाने की। तो उसका जो प्रथम हमको एविडेंस मिलता है लगभग 3000 BC के आसपास मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण हमको कब मिलता है, तो लगभग 3000 BC के आसपास मिलता है। प्रारंभिक चरण की विशेषताओं की अगर बात की जाए, यानी कि हड़प्पाई सभ्यता के जो प्रारंभिक चरण की जो विशेषताएं थी उनमें से एक तो हो गया एक केंद्रीय इकाई का होना। तो वहाँ पे समाज में एक केंद्रीय इकाई भी उपस्थित थी और बढ़ते हुए नगरीय गुण विद्यमान थे। नगरीय यानी कि अर्बन, यानी कि किस तरीके से, जैसा कि मैंने बताया, हम देखते हैं मोहनजोदड़ो में, हम देखते हैं तमाम जगहों पे किस तरीके का वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जल निकास की जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे हमको उनके नगरीय जो गुण हैं विद्यमान मिलते हैं। साथ ही साथ दुर्गों का जो निर्माण है उससे हमको इनके नगरीय गुणों का बोध होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो हड़प्पा हो गया, आपका मोहनजोदड़ो हो गया, ये स्टार्टिंग फेजेस के ही शहर हैं जो खोजे गए थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, यानी प्रारंभिक चरण में, और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। खास बात यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि जब हड़प्पाई खुदाई हुई तो उसमें आपने देखा कई शहरों में कहीं से जौ के अवशेष मिले। इन पर हम बातचीत करेंगे कि जौ के अवशेष कहाँ से मिले, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आपके बनते हैं कि जौ कहाँ से मिला, अन्य जो खाद्यान्न है वो कहाँ से मिले, वहाँ से आपके सीधे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है खेती के साक्ष्य भी मिले। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब सेकेंड स्टेज की बात शुरू हो गई, यानी कि जो मध्य का समय है हड़प्पाई सभ्यता का। कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न 1 लाइनर बनेगा कि कौन सा स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है, यानी कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टेज को हमको दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है।
तो कोट दीजिए होगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके कई हो जाएंगे, लोथल हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बताना क्या है, वहाँ पे कोट दीजिए बताना है, यही आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 2600 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। तो ये आपको समय ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया था 2500 BC के आसपास, तो यहाँ पे 2600 BC समय दिया गया है, जो कि मोटा मोटा, अगर मैंने जैसा कि आपको बताया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मोटा समय आता है, जो सर्वमान्य मतों के द्वारा आता है, वो 2500 BC से 1700 BC ही आता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इतिहास में मतभेद होते हैं और तमाम विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय जो है, अलग अलग टाइम पीरियड जो है वो निर्धारित किया गया है। अगर आपकी परीक्षा के ऑप्शन में 2500 BC आता है तो 2500 BC लगाना है, 2600 आता है तो 2600 लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईस्वी से माना जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है, यानी कि जो सिंधु घाटी की डेवलप्ड सोसाइटी थी, उसका जो पतन हमको दिखाई पड़ता है, वो कब दिखाई पड़ता है, तो 1800 BC माना जाता है, मोटा मोटा 1700 माना जाता है। यानी मोटा मोटा जो मैंने बात की थी 2500 से 1700 के मध्य का जो समय है वो है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत होते हैं, तो अगर 1700 नहीं आता है, 1800 आता है, तो आपको 1800 लगाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मान लीजिए परीक्षा में 1700 आ गया तो आपको 1700 भी लगा देना है, क्योंकि वो सही है और ये भी सही है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 से 900 ईसा पूर्वी तक आपका माना गया है, बताया गया है। यानी कि कुछ, जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न विद्वानों का अपना अपना मत है, अपनी अपनी खोजें हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है जो उत्तर पीरियड है, यानी कि हड़प्पा के अंतिम समय का छोर है, तो उनके अनुसार जो अंतिम समय है वो 1000 ईस्वी से 1000 BC से 900 BC के मध्य आपका माना जाएगा। यानी कि अगर आपका प्रश्न इस तरीके से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ कब से माना जाता है या अंतिम समय कब माना जाता है, ऑप्शंस में 1700 है, ऑप्शंस में 1900 है, ऑप्शंस में 2100 है, तो आपको वहाँ पे 1700 लगाना है, 17 नहीं है तो 18 लगाना है। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अकॉर्डिंग अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का जो समय क्या है, अंतिम समय क्या है, तो वहाँ पे आपको 1000 BC से 900 BC मिलेगा, तो आपको यही लगाना है। इसीलिए यहाँ पे सारे पॉइंट रखे गए हैं कि आपको परीक्षा में किसी तरीके का जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट ना हो, दोनों चीज़ें पता हों। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नगरीय योजना और विन्यास, यानी कि जैसे कि मैंने बात की कि वहाँ का जो अर्बन सिस्टम था वो कैसा था, इसको हम देखेंगे। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे और जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, यानी कि मोहनजोदड़ो हो या फिर हड़प्पा हो, दोनों ही जगहों पे हमको दुर्ग मिलते हैं जो नगर से, यानी कि जो सामान्य जन जहाँ पे रहते हैं वहाँ से वो ऊंचाई पर स्थित थे। यानी कि एक सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं वहाँ के उस समय के तत्कालीन परिवेश के उच्च वर्ग के लोगों के मकान थे। वो सामंत हो सकते हैं, वो बड़े व्यापारी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, यहाँ पे मेंशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। जैसा कि मैंने बताया, इस सभ्यता में जो ग्रिड प्रणाली है वो मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है इस नगर में, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की व्यवस्था में, कि वहाँ पे हमको जो ग्रिड है वो प्रणाली मिलती है, यानी कि वहाँ पे एक दूसरे को, जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और वहाँ ये क्यों होता था, ये इसलिए होता था कि वहाँ का जो जल निकास की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो सके, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ाया जाता है कि उस समय, यानी कि इतने पहले समय में भी किस तरीके की जो जल निकास की व्यवस्थाएँ हैं वो हमको देखने को मिलती है। इसीलिए इतिहास में एक इसको विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। हालांकि अन्य भी सभ्यताएं हैं, उनको हर एग्जाम में नहीं रखा जाता, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर प्रश्न आपका बन जाता है कि जो दुर्ग हैं वो कहाँ पे मिलते हैं हमको देखने को, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, तो ऑप्शन आपका कोई भी आ सकता है। किस सभ्यता में जो ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मौजूद थी। इस प्रणाली में होता क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं प्रणाली को लेकर भी कि इस प्रणाली में होता क्या था। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों के प्रमुख, यानी कि अन्न भंडारण
यानी कि अन्न भंडारण हो रहा है, तो यानी कि उनके पास सरप्लस में अनाज है। सरप्लस में अनाज है यानी कि खेती तो हो ही रही थी, खेती इतनी ही नहीं हो रही थी, खेती इतनी हो रही थी कि वो सरप्लस में रख रहे थे अपने पास। यानी अन्न भंडारण के जो हमको अन्नागार मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, हड़प्पा में मिलते हैं, तो इससे पता चलता है उनके पास अनाज रखने की व्यवस्था थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन होता था। यानी कि जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, जल निकास की व्यवस्था मैंने आपको पहले बताया वहाँ की बहुत अच्छी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, उनका स्वयं का स्नान घर होता था और आंगन होता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो किस ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किस सभ्यता में अपने घर छोटे घर हों अथवा बड़े घर हों, उनका स्वयं का स्नान घर होता था अथवा आंगन होता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा था। अब बात करते हैं कृषि पे, यानी कि एग्रीकल्चर पे। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। यानी कि वहाँ की भूमि में नमी थी, इसीलिए आप देखते हैं कि गेहूँ हो, जौ हो, सरसों हो, तिल हो, मसूर हो, इन सारी चीज़ों का उत्पादन हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है। उनके अवशेष हमको कई स्थानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो भी पॉइंट्स जैसे कि वहाँ पे हम चर्चा करेंगे तो उन तमाम नगरों से संबंधित कुछ मुख्य बातों पे बात करेंगे, ताकि परीक्षाओं में आपको वहाँ से प्रश्न जो आता है सीधा वो आप उसको सही कर सकें। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि जौ के अवशेष कहाँ मिलते हैं, गेहूं के कहाँ से मिलते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़े तो गुजरात के कुछ स्थानों से, जैसा कि आपको पता है लोथल एक हड़प्पन स्थान है, ऐसे कई स्थान हैं तो गुजरात से संबंधित ये आपको ध्यान रखने हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। यानी कि गुजरात में हमको बाजरा उत्पादन के अवशेष मिलते हैं, संकेत मिलते हैं, लेकिन चावल के प्रयोग के जो संकेत है वो हमको अन्य जो हड़प्पन जो क्षेत्र हैं वहाँ की तुलना में तुलनात्मक रूप से दुर्लभ, यानी कि ना के बराबर हमको चावल वहाँ पे दिखाई पड़ता है गुजरात में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो संबंधित क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि गुजरात किस शहर से या किस नगर से, किस जगह से बाजरा उत्पादन के संकेत हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत मिलते हैं, तो गुजरात से मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी। तो यहाँ से आपका प्रश्न सीधे बनेगा कि किस सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले जो है वो कपास की खेती शुरू की थी। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोगों ने खेती शुरू की थी कपास की, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। कई क्षेत्रों से हमको हल प्राप्त हुआ है, यानी कि जिससे जुताई होती है। कई क्षेत्रों से हमको मुहरें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मुहर मिली है। और टेराकोटा की जो है एक जो मेथड होता है जिस मिट्टी से बनाया जाता है, जो शैली होती है, उस पर भी हमको सांड के चित्र मिलते हैं। इस तरीके से किस तरीके से कुछ एविडेंस के तौर पे कुछ फोटोज़ वगैरह हैं उसको हम दिखाएंगे। तो मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के जो चित्र हैं हमको मिलते हैं और पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मोटी बात यह है कि मूर्तियाँ किस चीज़ की हैं, टेराकोटा की हैं। यानी प्रश्न आपका बनेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत मूर्तियाँ जिन पर सांड के चित्र हैं वो किससे बनी है, किस मेथड से बनी है, या कैसे बनी है, या किससे बनी है। तो आपको टेराकोटा वहाँ पे ऑप्शन होगा, आपको वही बताना है। आगे बढ़ते हैं। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल शोरतुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं। यानी यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा कि नहरों के अवशेष हमको कहाँ से मिलते हैं। तो शोरतुगई अफगानिस्तान में हमको नहरों के अवशेष मिले हैं, जो कि पंजाब और सिंध में उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। जाहिर सी बात है, जहाँ कृषि हो रही है वहाँ पे पशुपालन तो हो ही जाता है किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि वो आवश्यकता बन जाती है व्यक्ति के लिए। तो वहाँ पे ये आवश्यकता है। किस तरीके से आपने देखा, जब आग की खोज हुई तो आवश्यकता है, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से कृषि के सहायक के तौर पे पशुपालन हमारे सामने आता है। तो हड़प्पन कृषि में हड़प्पन लोगों ने भी कृषि के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन किया। आगे बढ़ते हैं। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी, यानी कि
संशय युक्त, यानी कि घोड़े के साक्ष्य हमको सूक्ष्म रूप से मिलते तो हैं मोहनजोदड़ो और लोथल, जो कि गुजरात में आपका पड़ता है, वहाँ से मिले तो हैं टेराकोटा में। लेकिन कई विद्वानों का मानना है, कई इतिहासकारों का ये मानना है कि जो हड़प्पाई संस्कृति थी वो अश्व केंद्रित नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि साक्ष्य अश्व के भी प्राप्त हुए हैं और साक्ष्य वहाँ पे हमको ऊँट के भी प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे मिले हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, यानी किस तरीके का उनका सिस्टम था, किस तरीके से कौन कौन सी किसी भी चीज़ को खरीदना होता था तो क्या सिस्टम होता था, मापन की विधियाँ क्या होती थी, इन पर हम बातचीत करते हैं। अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी कि मुहर की बात हो या फिर वजन मापन की जो चीज़ें हमको वहाँ से मिलती हैं उनकी बात हो, तो इससे उनके व्यापार के महत्व यानी उनके जीवन में किस तरीके से व्यापार यानी बिजनेस, यानी कि किस तरीके से आप देखते हैं कि व्यापार अलग अलग देशों से वो करते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो हड़प्पाई लोग किस चीज़ का व्यापार करते थे? पत्थर का, धातुओं का, सीप या जिसको शंख बोलते हैं उसका, इन चीज़ों के व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि इस समय चलता है, जैसे कि नोट चलती है या धातु के तौर पे देखा जाए सिक्का चलता है। तो उस समय क्या था? उस समय पे बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा इतिहास में जब आप पढ़ते हैं, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु, यानी कि वस्तु विनिमय, यानी कि मैं आपको गेहूँ दे रहा हूँ, आप मुझे जौ दे रहे हैं। ये प्रणाली मौजूद थी और इसी पे ही सारा कुछ टिका हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्यापार की कौन सी प्रणाली मौजूद थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली वहाँ पे व्यापार में काम आती थी, चीज़ों को लेन देन में। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, यानी कि जो जल से संबंधित, चूँकि वो व्यापार करते थे जैसा कि आपको पता है, तो उनके पास एक अच्छी नौवहन प्रणाली मौजूद थी, यानी कि नावों की व्यवस्था हो या फिर कहा जा सके खुली भाषा में बंदरगाहों की व्यवस्था हो, उनके पास अच्छी व्यवस्था थी जिससे वो व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे, यानी कि कॉमर्शियल उनके रिलेशंस थे दजला फरात की नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से, वहाँ के लोगों से। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि कहाँ की नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे? तो दजला फरात आपको ध्यान रखना है, इतना आप ध्यान रखिए, दजला और फरात। ऊपर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी। तो उन्होंने अपनी जो व्यापारिक बस्तियां थी कहाँ स्थापित की थी? तो उत्तरी अफगानिस्तान में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार, यानी कि ईजिली व्यापार होता था। तो उन्होंने अपने हाइड आउट बना रखे थे एक तरीके से अपने व्यापार के लिए। आगे है कि हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः है उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि वो किस मार्ग से व्यापार करते थे? तो आपको ये ध्यान रखना है, लैपिस लाजुली। इतना आप ध्यान रखिए, ऑप्शंस में आपको दिखता है तो आपको टिक करना है। तो ये लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो विद्वानों का मानना है कि जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। अब हम शिल्पकला की वहाँ की बात करते हैं, किस तरीके की शिल्पकला हमको शिल्पकला देखने को मिलती है। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। जैसा कि मैंने बताया कि नर्तकी की मूर्ति मिलती है हमको मोहनजोदड़ो में, बहुत ही फेमस मूर्ति है, वो कांस्य की है, यानी कि कांस्य की वस्तुएं किस तरीके से निर्मित होंगी और किस तरीके से उपयोग हुआ उससे वो भली भांति परिचित है। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। तो राजस्थान कहाँ से प्राप्त किया जाता था? यानी कि इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा कि हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त करते थे। और जो टीन जो धातु होती है वो कहाँ से मिलती थी? वो विद्वानों का मानना है कि अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। तो प्रश्न आपके 2-3 यहाँ से बन जाएंगे कि वो लोग तांबा कहाँ से? तो राजस्थान की खिचड़ी खान से। टीन कहाँ से? टीन अनुमानतः कहाँ से मिलता था? तो अफगानिस्तान से लाया जाता था। हड़प्पाई जो थे वो किन
धातुओं की बनाने में, निर्मित करने की विधियों को जानते थे और उससे भली बात परिचित थे, तो कांस्य की आपको ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े कि बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। जब आप मोहनजोदड़ो में स्नानागार देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे जो हमको नालियों की व्यवस्था मिलती है, उनसे पता, वहाँ की जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं उनकी संरचनाओं से उस समय के मिस्त्री राजगिरी समाज का हमें पता चलता है, विकासशील समाज का पता चलता है, यानी कि राजगिरी क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो चुका था इसका पता चलता है। कहने का तात्पर्य है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहर बनाने की विधि से भली भांति परिचित है। अब हम ये भी आपको बताएंगे कि मनके कहाँ से मिले हैं, मुहरे कहाँ से मिली हैं, इसकी बात भी हम करेंगे। तो हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि और मुहर बनाने की विधि से परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता, जैसा कि मैंने बताया, जो मूर्तियाँ बनाते थे, खिलौने बनाते थे, अगर हम खिलौना भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उससे उनकी जो शिल्प विशेषता है वो हमको दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो टेराकोटा की बनाते थे। तो टेराकोटा आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में कुछ ऐसे टर्म है जो आपको इस्तेमाल ध्यान रखने हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न आपको कंफ्यूज है किसी भी प्रश्न को लेके, लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तथ्य रहेंगे या कहीं ना कहीं वो शब्द रहेगा, जैसे कि टेराकोटा, तो कहीं मूर्ति से संबंधित प्रश्न आएगा, टेराकोटा आप लगा के आएंगे, तो उसमें अगर वो मान लीजिए कांस्य का आपको पता ही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि नर्तकी की मूर्ति कांस्य की थी। इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न आता है तो आपको टेराकोटा लगा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का क्या करते थे, निर्माण करते थे, यानी पॉलिश्ड उनके बर्तन हमको दिखाई पड़ते हैं। कई आप बर्तन उनके देखेंगे, आपको गूगल वगैरह पे उसको देखेंगे तो आपको उसमें देखेगा एक लाइट होती है उनके बर्तनों में जो वो मिट्टी से बनाते थे। धर्म को लेकर अगर हम बात करें तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से ये स्थिति मिलती है, तो ये हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है। टेराकोटा में ही एक लघु मूर्ति मिली है जिस पर एक महिला का क्या है, चित्र है, और उस लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है। तो ये किस सिविलाइजेशन के अंतर्गत आएगा, कहाँ पे ऐसा पाया गया, तो हड़प्पा में पाया गया। किसका बना है, टेराकोटा का बना है। मूर्ति कैसी है, लघु है। ये 3 प्रश्न तो आपके यहाँ से बन ही सकते हैं। और उनके पेट से या गर्भ से उगता हुआ क्या है, पौधा है, ये आपको ध्यान रखना है। 3-4 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो हड़प्पाई पृथ्वी को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी भी मानते थे। देवी मानते थे क्योंकि जाहिर सी बात है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो लोग थे, विकसित थे, खेती करते थे, तो उनको पता था कि जो पृथ्वी है हमारा भरण पोषण करती है, तो पृथ्वी को उन्होंने उर्वरता की देवी माना। और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे, किस प्रकार करते थे, जिस तरीके से मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। यानी कि मिस्र की भी सभ्यता पढ़ते हैं हम वर्ल्ड सिविलाइजेशंस में, तो मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। उसी तरीके से जो हड़प्पाई लोग थे वो पृथ्वी की पूजा करते थे देवी के तौर पर, उर्वरता की देवी के तौर पर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा गया है, उन बातों को नहीं रखा गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ तथ्यपरक चीज़ों को ही रखा गया है जो जहाँ से 1 to 1 प्रश्न आपके बनते हैं। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मैं मूर्ति उनकी जो है उसको भी हम दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे पास उपलब्ध है, मुहर PDF फॉर्म में आपको नीचे मिलेगा। तो पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता की एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा, और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। तो भगवान शिव की, भगवान पशुपतिनाथ महादेव की वो मुहर जो जिस पर वो उकेरे गए हैं, बने हैं, वो हमको उपलब्ध हुई हड़प्पन जो एक स्थान है, कौन सा, मोहनजोदड़ो, वहाँ से हमको उपलब्ध हुआ। और वहाँ से हमको ये भी पता चलता है कि उस समय जो पशुपतिनाथ थे वो पूजे जा रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ से। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जो भगवान थे, जो देवता थे, उनके सिंहासन के पीछे किसका चित्र बनाया गया था, तो भैंसे का चित्र बनाया गया था। उनके पैरों के पास किस चीज़ के चित्र हैं, तो हिरणों के चित्र हैं, 2 हिरणों के चित्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देवता के एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गेंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपके यहाँ से
बन सकते हैं कि सिंहासन के पीछे चित्र किसका है, पैरों के पास क्या है और आसपास उनके कौन से जो पशु हैं वो हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भगवान पशुपतिनाथ तो वहाँ पे हमको मोहर पे उकेरे हुए मिलते हैं, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत वहाँ पे प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठने जाएंगे तो आपके पास एक बड़ा हिस्ट्री का पोर्शन होगा जिसमें आप वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे, जिसमें आप अन्य चीज़ें भी पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में श्योर हो जाना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पूजन करते थे, किस चीज़ का करते थे, वृक्षों का और पशुओं का पूजन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बन सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो एक सींग वाला गेंडा था। तो एक सींग वाला गेंडा आपको ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो कुबड़ वाला सांड था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत मिलते हैं। तो ताबीज भी थे, यानी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बचने के लिए वो लोग ताबीज का प्रयोग भी करते थे, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ताबीज मिले हैं तो इससे पता चल सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की अब हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, 1800 BC में पतन हो गया था, परंतु उनके पतन के कारण अभी भी विवादित थे। जैसा कि मैंने बताया, इतिहास एक ऐसा विषय है जहाँ पर वाद और विवाद का क्रम बना रहता है। हालांकि कुछ विषयों पर जब एक मजबूत पक्ष खड़ा हो जाता है, यानी कि बहुमत हो जाता है, तो उस पक्ष पे ही या फिर विद प्रूफ हो जाता है, चाहे वो लिटरेचर के आधार पे हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल के आधार पे हो, यानी खुदाई या फिर साहित्य, तो उसके आधार पे उस पर मुहर जो है वो लग जाती है। जैसा कि मैंने बताया 2500 से 1700 के मध्य का समय है, लेकिन मैंने बताया कि अगर आपके ऑप्शंस में 1700 नहीं आता है, 1800 आता है, तो आपको 1800 लगाना है। 1800 आता है, 1700 नहीं आता है, तो आपको 1800 लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे कि आर्य ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और उन्हें हरा दिया। देखिए, दो सिद्धांत यहाँ पे निकल के आते हैं सिंधु घाटी के पतन को लेके, यानी कि वो जो संस्कृति थी, वो जो कल्चर था, वो जो सभ्यता थी, वो जो सिविलाइजेशन थी, वो नष्ट कैसे हुई। तो एक पक्ष कहता है कि जो आर्य थे वो सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण करते हैं और उनको हरा देते हैं। इस तरीके से बाकी जो सभ्यता है वो नष्ट हो जाती है। एक पक्ष क्या कहता है? एक पक्ष ये कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण जो था वो प्राकृतिक था, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं थीं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो अतिवर्षण हो, अतिवर्षा का होना हो, ये तमाम कारण विद्वानों के द्वारा बताए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिससे सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर इस चीज़ का खंडन हुआ है। हालांकि विभिन्न विद्वानों ने माना कि आर्यों ने अटैक किया, लेकिन तमाम विद्वानों ने उसका खंडन भी किया। तो कहीं ना कहीं ये दरकिनार किया जाता है हर बार ही कि ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्राकृतिक मानते हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त मानते हैं, ये प्रकृति से ऐसा हुआ। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं, यानी कि वो भूगर्भीय हो या जलवायु संबंधी हो, कोई भी कारण हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण जो खाद्य उत्पादन क्षेत्र थे वहाँ पे बाढ़ आ गई हो, ऐसा विद्वान मानते हैं। जैसे कि जहाँ पे उनकी खेती हो रही थी वो नष्ट हो गए हों, वहाँ बाढ़ से वो खेत बह गए हों, फसलें बह गई हों, तो वो कहीं और चले गए हों, ऐसा मानते हैं, उनके पतन का कारण मानते हैं। तो दो मोटे मोटे पतन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि सभ्यता का जो पतन हुआ वो 1700-1800 लगभग में मान के आपको चलना, 1700 आया अथवा 1800 आया, वही लगाना है। एक कारण अगर आता है, जैसे कि ऑप्शंस में आया कि उसके पतन का कारण क्या था, उसमें कई सारे कारण दिए जाए, उसमें आर्य का भी कारण दिया जाए और अन्य सारे जो कारण हो प्रकृति से अलग हो, तो आपको आर्य लगाना है। लेकिन अगर ऑप्शंस में आपके आर्य आते हैं तो आपको आर्य लगाना है, अगर अन्य जो है वो अलग है प्रकृति से। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में प्रकृति आती है, आर्य नहीं आते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर बेझिझक प्रकृति लगाना है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने जो माना है वो प्रकृति ही माना है कि प्रकृति के कारण ही ऐसा हुआ। यानी कि आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन्हीं के कारण ये हुआ, चाहे भूकंप हो अथवा बाढ़ हो।
इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से, जो उनका पतन था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो हुआ। यानी कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो ये प्राकृतिक आपदाएं थी, इसको ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना गया। यानी कि धीरे धीरे वो सभ्यता खत्म हो गई, किसके द्वारा? प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम किस पे बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, खुदाई स्थल हैं, क्षेत्र हैं, उन पर वहाँ से क्या क्या मिला, उन स्थलों की खोज किनके द्वारा हुई, वो जो शहर रहे वो किन तटों पे स्थित है, क्योंकि वहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि वो तथ्य से भरपूर पूरा पोर्शन है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। यानी सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, उसमें इससे बाहर आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं बनना है, इतना निश्चित है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, जिस नगर के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा, यानी कि हड़प्पा, वो सबसे पहले है। तो इन जो मुख्य नगर हैं, इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपकी परीक्षा में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कहाँ से आते हैं? ये आता है कि जो नगर है वो कहाँ पे स्थित है, उसकी खोजकर्ता कौन है, उसकी खोज हुई तो कब हुई, इसके साथ ही साथ वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। इन तमाम चीज़ों से प्रश्न आपके 1 to 1 बनते हैं। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को रखा गया है और जहाँ से प्रश्न आपके बनना निश्चित है। तो हड़प्पा जो नगर है, इसकी खोजकर्ता जो है वो दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 में इस नगर की खोज की थी। तो कब की थी? 1921 में। आपको ध्यान रखना है किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इस समय का तत्कालीन पाकिस्तान है, वहाँ पे ये नगर स्थित है। क्या क्या प्राप्त हुआ? मनुष्य शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, अन्नागार प्राप्त हुए और बैलगाड़ी प्राप्त हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रश्न आपका बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में, किस हड़प्पाई नगर में बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। तो आपका हड़प्पा, इसके साथ ही साथ अन्नागार भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रावी नदी की तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नदी का नाम आपको नहीं भूलना है, रावी नदी के तट पर, क्योंकि यहाँ से आपका सीधा प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में जो दूसरा नगर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, हड़प्पा के समान ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मोहनजोदड़ो। इसके जो खोजकर्ता हैं वो राखलदास बनर्जी हैं। उन्होंने 1922 में इस नगर की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1922 और राखलदास बनर्जी खोजकर्ता, और उसका खोज करने का जो मोहनजोदड़ो का समय है वो क्या है? तो 1922 है, और खोज करता है राखलदास बनर्जी। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमको विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो तथ्य है, विशाल स्नानागार। ये परीक्षाओं में आपके कई बार आता है कि किस हड़प्पाई नगर से हमको विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है इस स्थान को। अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार आपको पता है हड़प्पा में भी प्राप्त हुआ है। नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो किस धातु की है? वो कांस्य धातु की है। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन सकते हैं कि किस हड़प्पाई नगर से हमको नर्तकी की मूर्ति मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके साथ ही साथ वो जो मूर्ति है वो किस धातु की है? तो कांस्य धातु की है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ पशुपति महादेव की मोहर प्राप्त हुई है इस नगर से, ये भी प्रश्न आपका आता है। तो पशुपति महादेव की मोहर जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, आपको ध्यान रखना है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी हमको इस नगर से प्राप्त हुई है। तो ये आपको तमाम तथ्य ध्यान रखने हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके साथ बुने हुए कपड़े भी हमको इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इससे जो उस समय की जो, जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ, उस समय के जो नगर थे यानी कि हड़प्पाई संस्कृति में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वो किस तरीके से विकसित थे, विकासशील थे, इसका हमें पता चलता है। बुने हुए कपड़ों का मिलना, अन्नागार का मिलना, विशाल स्नानागारों का मिलना, नर्तकी की मूर्ति का मिलना, पशुपति महादेव की मोहर का मिलना, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति आपको पता है मिली है। उसकी फ़ोटो भी आगे है, वो आपको दिखाया जाएगा। खोजकर्ता कौन है? एक बार फिर से आप ध्यान करिए इस चीज़ को कि राखलदास बनर्जी इसकी खोजकर्ता हैं। खोज कब की? 1922 में। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। जैसा कि आपको पता है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, और ये जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि जो निम्नलिखित नगर है वो जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। अब चंदहुदड़ो की बात कर लें, ये भी महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ? मनके बनाने की दुकानें के बारे में हमको यहाँ से पता चलता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह,
तो प्रश्न आपका ये परीक्षाओं में लगातार बनता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पदचिन्ह किस हड़प्पाई नगर से हमको प्राप्त हुए हैं, तो चंदहुदड़ो से मिले हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो हो अथवा चंदहुदड़ो हो, ये दोनों सिंधु नदी के मुहाने पर हैं, तट पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मनके बनाने की दुकानें का पता चलता है और बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पदचिन्ह का पता चलता है। इसके खोजकर्ता जो हैं वो NG मजूमदार हैं। खोज कब की, 1931 में की। तो चंदहुदड़ो 1931 और किसने की है, NG मजूमदार, ये आपको ध्यान रखना है। आमरी एक अगला नगर, आमरी से हमको हिरण के साक्ष्य मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक ही ध्यान रखना है कि आमरी से हमें क्या मिला है, हिरण के साक्ष्य मिले हैं। ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी कि सिंधु नदी के तट पर ज़्यादा नगर स्थित हैं, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आमरी हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे आपका हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर है, चाहे आमरी हो, चाहे आपका मोहनजोदड़ो हो, चाहे आपका चंदहुदड़ो हो, ये आपके सारे सिंधु नदी के तट पर मुहाने पर स्थित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आमरी, इसके साथ ही साथ आपका चंदहुदड़ो और ये आपका मोहनजोदड़ो, ये तीनों के तीनों नगर जो हैं ये सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आमरी जो ये नगर है ये 1935 में खोजा। किसने खोजा, तो NG मजूमदार ने खोजा। ये आपको ध्यान रखना है। ये तथ्य जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, हिरण के साक्ष्य और सिंधु नदी के तट पर स्थित है आमरी। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन, आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर। यहाँ से हमको अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिलती हैं और लकड़ी का हल मिलता है। तो लकड़ी का हल मिलता है, इससे हमको इनकी खेती के बारे में पता चलता है कि ये लोग खेती करते थे, खेतों की जुताई होती थी, उसके लिए हल का प्रयोग होता था। और हल कैसा होता था, लकड़ी का हल होता था। ऊँट की हड्डियाँ हमको मिलती हैं, इससे पता चलता है कि उस समय ऊँट भी जो है कहीं ना कहीं प्रयोग में थे। अग्नि वेदिकाएँ हमको मिलती हैं, तो इससे हमको उनके धार्मिक स्वरूप का पता चलता है। तो कालीबंगन स्थान क्या है, कालीबंगन जो स्थान है कहाँ पर है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगन। तो प्रश्न आपका परीक्षा में बनेगा कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन रहे कालीबंगन के, इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं घोष। 1953 में उन्होंने इसकी खोज की। तो कालीबंगन के खोजकर्ता कौन हो गए, घोष हो गए। और 1953 में उन्होंने इस कालीबंगन स्थान की खोज की। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपके सीधे परीक्षा में, पेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली, कालीबंगन से। अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगन से और लकड़ी का हल कालीबंगन से। अब हम बात करेंगे लोथल। लोथल एक महत्वपूर्ण नगर जो कि गुजरात में है। गुजरात भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके ऑप्शंस में गुजरात आता है तो गुजरात लगाना है, और इसके साथ साथ अगर नदियों के मामले में प्रश्न आते हैं कि रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, तो आपको भोगवा बताना है। खोजकर्ता इसके R राव हैं। 1953 में उन्होंने इसकी खोज की थी, R राव। ये आपको ध्यान रखना है। लोथल, गुजरात, भोगवा नदी, 1953, R राव। कहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से हमें, यहाँ से हमको मानव निर्मित बंदरगाह प्राप्त हुआ, चावल की भूसी प्राप्त हुई, अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई, शतरंज का खेल प्राप्त हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव निर्मित बंदरगाह, चावल की भूसी से उसके चावल की खेती के बारे में हमको पता चलता है कि कहीं ना कहीं चावल की खेती हो रही थी, चावल प्रयोग में था। इसके साथ ही साथ अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं, जैसा कि इसके पहले जो हमने नगर पढ़ा कालीबंगन, वहाँ से भी हमको अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं और लोथल से भी हमको अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं। यानी कि जो जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। यानी कि लोथल और कालीबंगन में कॉमन क्या है, अग्नि वेदिकाएँ, जो दोनों जगहों से मिली हैं। शतरंज का खेल, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि शतरंज का खेल जो है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से मिले। आगे बढ़ते हैं। सूरकोटदा, ये एक नगर है, कहाँ का है, गुजरात का है। तो प्रश्न अगर आता है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है गुजरात। यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको घोड़े की हड्डियाँ मिलती हैं और मनके मिलते हैं। खोजकर्ता JP जोशी हैं, 1964 में उन्होंने इसकी खोज की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सूरकोटदा, जो सूरकोटदा स्थान है ये गुजरात में है और घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, यानी घोड़े होने के साक्ष्य मिले हैं और मनके मिले हैं। खोजकर्ता JP जोशी हैं। कौन है, JP जोशी, 1964। ये आपको ध्यान रखना है। बनावली की बात कर लें। बनावली हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है बनावली। यहाँ से हमको जौ और मनके मिलते हैं। खोजकर्ता RS बिष्ट हैं। RS बिष्ट ने एक और नगर की खोज की जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। तो बनावली हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में स्थित है और यहाँ से हमको जौ और मनके मिले। तो यहाँ से प्रश्न बनना आपका निश्चित है
कि जौ कहाँ पे मिले, बनावली में मिले, और कहाँ स्थित है ये, हिसार जिले में हरियाणा में स्थित है। आर एस बिष्ट इसकी खोज करता है, 1974 में खोज की। धौलावीरा, धौलावीरा की भी खोज करता आर एस बिष्ट है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। 1985 में इसकी खोज उन्होंने की, यानी कि बनावली 1974 और धौलावीरा 1985। आर एस बिष्ट दोनों के खोज करता है। इसका भी इसका जो स्थान है वो भी गुजरात है, जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, लोथल हो या अन्य स्थान हो तो गुजरात से संबंधित रहे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात एक महत्वपूर्ण स्थल के तौर पे निकल के आया। जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड, ये यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। यानी कि जल निकासी का प्रबंधन कैसा था हमको धौलावीरा से पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का, और जलकुंड हमको यहाँ से प्राप्त होता है। खोज करता आर एस बिष्ट 1985, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आपका यहाँ से बनना निश्चित है। धौलावीरा, जल निकासी प्रबंधन और जलकुंड, गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ फोटोज़ हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में चीज़ें थी। तो एक मातृ देवी की कल्पना की गई है, ये जो मिली है, प्राप्त हुई है मूर्ति, तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि उस समय की तत्कालीन मातृ देवी की मूर्ति है। तो कुछ इस तरीके से वो बनाते थे। एकादश शिव, जैसे कि मुहर की बात हुई थी, जो पशुपत नाथ की मुहर की बात हुई थी, मैंने चर्चा किया था, तो वो इस तरीके की है। किस तरीके से मैंने बताया था कि पीछे बैल का चिन्ह है, आसपास अन्य जो पशु हैं वो हैं, और आद्य शिव की मुहर है, ये आप देख सकते हैं। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है, जैसा कि आपको पता है, विदित है, ज्ञात है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है उनको चिन्हित किया गया है, जो कहाँ कहाँ पे वो स्थित है, किस नदियों के किनारे स्थित है, वो आप इस मैप से जान सकते हैं। धौलावीरा हो, मोहनजोदड़ो हो, कुर्दिची हो, इसके साथ ही साथ आपका धौलावीरा है, नागेश्वर है, ये सब चीज़ें, लोथल है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। किन किन नदियों के किनारे हैं ये भी आपको पता चलता है, जैसा कि ये हड़प्पा है, हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे है, जैसा कि मैंने बताया, और ये आपकी सिंध है, तो आपको ये सब चीज़ें, सिंध है ये आपका, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में आपके जो प्रश्न हैं वो यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण स्थल है, ये आपको देख लेना है एक बार। ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। ये जो एक मनुष्य की मूर्ति है जिसने शॉल ओढ़ रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शॉल पे फूल वगैरह बने हुए हैं, तो इससे उस समय की कलाकृतियों का हमको ज्ञान होता है। ये जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी युक्त आदमी है, ऐसी एक तस्वीर हमको प्राप्त होती है, मूर्ति प्राप्त होती है हड़प्पा सब, जिसको एक पुरोहित राजा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, ये देखिए, ये नाली है मोहनजोदड़ो से, उसकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी नाली है, तो कितनी बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग है, इससे उस समय के राजगिरी का, उस राजगिरी के काम का पता चलता है। तो ये स्थान आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ से एक विशाल एक नाली और उसके विशाल प्रवेश द्वार के तौर पे हमको नाली दिखाई पड़ती है, तो आपको बता देना है कहाँ से मिलती है। मोहनजोदड़ो, ये खिलौना मिला है, आप देख सकते हैं, पक्की मिट्टी को खिलौना है, खिलौना गाड़ी जिसको बोलते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया, ये भी हमको प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न आपको बन सकता है कि सिविलाइजेशन में खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको उसमें बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। ये मुहर प्राप्त हुई है, एक हड़प्पाई मुहर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने तमाम पहलुओं पे बातचीत की, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर, जो महत्वपूर्ण नगर हैं, क्या क्या प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ, इस सिविलाइजेशन का समय क्या रहा, इस सिविलाइजेशन की कौन कौन स्टेजेस रहीं, इस सिविलाइजेशन में किस तरीके का स्वरूप रहा, किस तरीके से विकसित व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, तमाम चीज़ों पे हमने बात की। उसके बाद हमने तमाम तथ्यों पे बात की जो उससे संबंधित थे। इसके बाद हमने कुछ फोटोज़ को देखा, तो हमने इस सभ्यता के संपूर्ण पहलुओं पे दृष्टिपात करने का प्रयास किया। और सबसे खास बात यह है कि इस परीक्षा में, जो परीक्षा के लिहाज से, स्पेट की परीक्षा में जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है, सिर्फ उसी को समेटा गया है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एक बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें भी जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है, ताकि जो आपकी परीक्षा है
वो अच्छी हो सके। जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री से 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री का ये हिस्सा है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपका प्रश्न बनना एकदम निश्चित है, क्योंकि बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन है, इसीलिए इसको परीक्षा में रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने पूरी वीडियो में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समेटा है। अगली वीडियो में हम जो अगले विषय हैं आपके इतिहास से संबंधित पे बातचीत करेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी तैयारी को रखा जाएगा। तमाम जो टॉपिक्स हैं आपके इतिहास के हों, ज्योग्राफी के हों, इकोनॉमी के हों, चाहे आपके मैथ के हों, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।